हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आरवेल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आपके पेपर लग चुके हैं। 19 से 20 दिसंबर को जेल वार्डन फायरमैन के पेपर लगे हैं और उसमें हमने सुबह 38 क्वेश्चन 37 क्वेश्चन के हिंदी के पूरा प्रैक्टिस सेट करवाया था, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। नहीं देखा तो देख सकते हैं। अब हम लेके आए हैं 38 क्वेश्चन। जैसे कि आपको पता है कि आपका सिलेबस क्या है, जिसमें कि 20 क्वेश्चन कम से कम मैथ के होंगे और 45 क्वेश्चन तक होते हैं आपके रीजनिंग के, और 37 क्वेश्चन हिंदी के, 37 क्वेश्चन क्या होते हैं आपके, 38 क्वेश्चन क्या होते हैं जीएस के। तो हमने 37 क्वेश्चन हिंदी के करवा दिए हैं दोस्त। अब देखिए 38 क्वेश्चन हम लेके आए हैं जीएस के। तो आपको अपना स्कोर देखना है, कितना आप स्कोर कर पा रहे हो, ठीक। और हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम रोज़ इस तरह से आपके लिए मॉक टेस्ट लाते रहेंगे, जो कि आपके एग्जाम तक बहुत ही उपयोगी होंगे और हम आपके एग्जाम तक आपके साथ देते रहेंगे। तो चलिए, अगर आप नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक। देखिए ये इस पे आप क्रमांक समझ जाइए, आपको टोटल 38 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक। वो आपको बस करना है, ठीक। ग्रेट बैरियर रीफ के समीप स्थित है। ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा भी जा चुका है। दक्षिण अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया? तो आपको बता दें कहाँ पर स्थित है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था? किसने कहा दोस्तों? चैम्सफोर्ड, लिनलिथगो, मॉन्टेग्यू या वेबल ने? तो किसने कहा था कि गांधी जी जो आंदोलन कर रहे हैं राजनीतिक फिरौती है दोस्तों? तो किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। किसने कहा था? लॉर्ड लिनलिथगो ने। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, ग्रह और निहारिका। तो कौन सा नहीं होता दोस्तों? निहारिका हमारा क्या होता है? सौर मंडल का भाग नहीं होता मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का कितने विरोध किया? किसने विरोध किया था दोस्तों उनके सत्याग्रह का? किसने विरोध किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर, एनजी रंगा या राजकुमार शुक्ल या राजेंद्र प्रसाद जी ने? तो किसने किया था दोस्तों? एनजी रंगा ने। एनजी रंगा ने इनके जो चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था उसका इन्होंने विरोध किया था दोस्तों, ठीक। और देखिए जो चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ कौन कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देवासी और जेबी कृपलानी आदि इनके साथ में थे, ठीक। और इसी से प्रभावित होकर, इनके जो नेतृत्व से प्रभावित होकर रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। तो दोस्तों याद रखेंगे, महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित महानगरों में किसका लिंगानुपात अधिकतम है? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और दिल्ली। जैसे कि आपको पता होगा कि 4 महानगर हैं ये। इनमें से सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है? सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है दोस्तों? तो आपको बता दें सबसे ज़्यादा लिंगानुपात किसका है दोस्तों? तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, चेन्नई का सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है इनमें। तो कितना है चेन्नई का ये बता दें, तो 989 है। कितना है? 989, ठीक। अब बात दिल्ली की करते तो 868 हो जाएगा। दिल्ली का कितना था? 868। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में होते हैं। तो राज्यसभा में क्या होता है दोस्तों, ये आपको बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए राज्यसभा किस अनुच्छेद में आता, तो आपको बता दें आर्टिकल 80 में, ठीक। आर्टिकल 80 में राज्यसभा था। देखिए एक चीज याद कर लीजिए, सरला, ठीक। सरला से क्या हो जाएगा? 79, 79, 80 और 81, इस तरह से याद कर लेना। सा से संसद हो जाएगा 79 में, रा से राज्यसभा 80 में और ला से लोकसभा 81 में, ठीक। तो ये चीजें याद रख लेना। तो राज्यसभा में होते हैं 280 सदस्य, जिनमें से 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। बिल्कुल गलत है दोस्तों, एकदम गलत है। 275 सदस्य, ये भी बिल्कुल गलत है। अब देखिए ये हमारा सही बन रहा क्या है कि 250 सदस्य होते दोस्तों, ठीक है। 250 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, जिसमें से क्या होते हैं 12 सदस्य किसके द्वारा मनोनीत? तो राष्ट्रपति द्वारा किया थे। और किस आर्टिकल के तहत? तो आपको बता दें 80A के तहत। देखिए 80 में राज्यसभा और 80A के तहत 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। किसके द्वारा दोस्तों? राष्ट्रपति के द्वारा। किस क्षेत्र से? कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र से किए जाते हैं, ठीक। देखिए एक चीज और बता दें, अधिकतम 233 सदस्य क्या होते हैं? ये आपके सदस्य चुने जा सकते हैं, मतलब कि चुन के आ सकते हैं। बाकी कितने? 12 सदस्य क्या होंगे? मनोनीत होंगे, ठीक। तो ये आप जोड़ लेंगे तो कितना? 250 का, सॉरी ये आपका कितना है? 3 2 5 और 5 545, इतनी समय ये आपका आंकड़ा है, ठीक। देखिए 250 टोटल है, मगर इससे 245 थोड़ी
245 सदस्य टोटल हैं, ठीक, सॉरी थोड़ा गलती हो गया है ना। तो कितने हैं टोटल? 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, 245 वर्तमान में है, ठीक, ये चीज़ें याद रखते हैं, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है दोस्तों? बहुत बार बता चुके कौन होता है, राष्ट्रपति होता है दोस्तों। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति का होता है सर्वोच्च कमांडर होता है, ठीक, सभी तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित को क्या करना? सुमेलित करना दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इससे कई सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। संविधान का दूसरा भाग, देखिए आपको पता होगा दूसरा भाग आपका किससे संबंधित है? 5 से 11 आपको पता होगा ना कि किससे? नागरिकता देता है। दूसरा भाग हमें क्या देता है? नागरिकता। तो हम इससे मिला देंगे दोस्तों, ठीक, किससे मिला देंगे? इससे मिला देंगे। अगला है देखिए संविधान का तीसरा भाग। अब तीसरा भाग किससे? मूल अधिकार से। तीसरा भाग किससे है? मूल अधिकार से दोस्तों, जिसको हम मौलिक अधिकार भी कहते हैं। तो किससे हो जाएगा तीसरा भाग? मौलिक अधिकार से। अब देखिए चौथा का ए भाग किससे है? तो चौथा का ए भाग किससे है? मौलिक कर्तव्य से। तो हमारा ये सही है, ठीक। और देखिए संविधान का पांचवा भाग किससे है? तो पांचवा भाग दोस्तों किससे है? आपका संघ से है, ठीक। तो इसमें क्या बताना है? एक सही युग्म है। तो सही युग्म कौन सा है हमारा? यही हमारा क्या है? सही युग्म है कि चौथे का ए क्या है आपका दोस्तों? ये मौलिक कर्तव्य से, ठीक। तो ये याद रख लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित पदों में वरीयता का दृष्टि से क्रम सही है। देखिए किसको सबसे पहले, मतलब कौन सा बड़ा है वरीयता क्रम के अनुसार, कौन सा बड़ा है देश के उससे, तो हमें वो देखना है और उसका बताना है दोस्तों, ठीक। तो देखिए इस हिसाब से हम देखते हैं तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन, ठीक। देखिए राज्यों के बारे में बताया गया है तो वो चीज़ें हम आपको बता दें कि किस प्रकार से ये क्रम चलते हैं मेरे दोस्तों। देखिए सबसे पहला कौन होता है? पहला राष्ट्रपति होता है, याद रखेंगे। पहला क्या होता है कि राष्ट्रपति, सबसे प्रथम स्थान कौन किसका होगा? राष्ट्रपति का। फिर दूसरे नंबर पे आ जाएगा उपराष्ट्रपति, ठीक, उपराष्ट्रपति। फिर तीसरे नंबर पे आ जाएगा प्रधानमंत्री, तीसरे पे आएगा प्रधानमंत्री दोस्तों। फिर चौथे पे आ जाएगा राज्यों का राज्यपाल, जो कि ये दे रखा है। फिर राज्यों के राज्यपाल के बाद क्या आएगा? राज्यों, जब राज्य के राज्यपाल आ जाएंगे दोस्तों उसके बाद आएगा भूतपूर्व राष्ट्रपति, ठीक, भूतपूर्व राष्ट्रपति आ जाएंगे। फिर पांचवें पे क्या आ जाएगा? आपका उप प्रधानमंत्री अगर होगा तो, ठीक। उसके बाद क्या आ जाएगा? जो उसके बाद देखिए पांचवें पे आ जाएगा उप प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश आ जाएगा, तो ये देखिए ये दे रखा है। फिर उसके बाद आ जाएगा लोकसभा अध्यक्ष, वो देने रखा। फिर राज्यों के मुख्यमंत्री आता है, तो देखिए राज्यों के मुख्यमंत्री दे रखा। फिर उसके बाद आपके आ जाएंगे मुख्य चुनाव आयुक्त। तो हमारा ये ऑप्शन सही, ठीक। तो ये देखिए इस हिसाब से हमने बता दिया, एक क्रम से आप लोग लगा लेना तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों, ठीक। ये चौथा, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वो कहाँ हुआ है दोस्तों? तो आर्टिकल कौन सा होगा? तो 352 में, या फिर अनुच्छेद 74 में, या अनुच्छेद 356 में, या फिर अनुच्छेद 76 में दोस्तों। तो किस में कहा गया है मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किया गया है? तो आपको बता दें 352 के खंड 3 में इसमें किया गया है कि इसके अनुसार राष्ट्रपति आपातकाल की उद्घोषणा तभी कर सकता है जब मंत्रिमंडल उसे लिखित रूप से ऐसा संसूचित करे। तो मंत्रिमंडल का प्रयोग केवल और केवल एक ही जगह किया गया, किसमें? अनुच्छेद 352 में। और इसमें क्या है आपका? आपातकाल, ठीक, राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में बताया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है? तो सीमांत कृषक किन्हें कहा गया है दोस्तों? 3 एकड़ से कम भूमि वालों को, या 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को, या 2.5 एकड़ से कम भूमि वालों को, या फिर 1.5 एकड़ से कम भूमि वालों को। तो आपको बता दें दोस्तों इसको बोलते हैं सीमांत। तो जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम भूमि है उसको सीमांत कृषक कहा जाता है। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों? बी नंबर बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 119 योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है। तो कोर सेक्टर का तात्पर्य किससे होता है? लोहा एवं इस्पात उद्योग से। किससे होता है दोस्तों? लोहा एवं उत्पाद उद्योग से क्या होता है? कोर का संबंध होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पौधे, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है, क्या होता है दोस्तों? एकदम इंपॉर्टेंट है और ये सरल भी है, ठीक है। क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं दोस्तों। ये आपको पता होगा कि क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ देते हैं। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट जाएगा दोस्तों। चलिए अगला है कि घर की सुरक्षित विद्युत सप्लाई के लिए उपयोग में आने वाला फ्यूज तार जिस धातु से बना होता किसका होता है? तो उसमें होता क्या है? गलनांक कम होता है, गलनांक ज़्यादा होता है, या प्रतिरोध अधिक होता है, या फिर प्रतिरोध अधिक होता है, ठीक।
तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, आपको बता दें इसका एक पहला ही ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलनांक इसका कम होता है जिससे जल्दी से वो ना गले। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? तो वित्त बिल के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है दोस्तों? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, भारत के राष्ट्रपति या किसी की भी नहीं दोस्तों। तो किसका हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति की। ठीक दोस्तों, किसका हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों कि किसकी, भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में नहीं किया जा सकता। ठीक दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील जो है वो किसका मिश्र धातु है दोस्तों? तो आपको बता दें इसमें क्या होता है कि लोहे और क्रोमियम का होता है, जिसमें क्या होता है कि लोहा एवं क्रोमियम 18%, ठीक है, और निकिल के साथ मिश्रण करके तैयार किया था। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, लोहा और क्रोमियम। ठीक, लोहे क्रोमियम। ठीक, चलिए अगला दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन। भौतिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो भौतिक परिवर्तन का कौन सा एक उदाहरण दोस्तों? देखिए, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। ठीक, तो ये तो है नहीं, ये तो रासायनिक हो जाएगा। ठीक, रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। ठीक, अब देखिए मोमबत्ती का जलना ये भी हो जाएगा, दूध से दही बनना ये भी रासायनिक परिवर्तन, पानी में चीनी का घुलना, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन दोस्तों। क्या हो जाएगा, पानी में चीनी का घुलना क्या हो जाएगा, हमारा भौतिक परिवर्तन, क्योंकि इसे हम दोबारा प्राप्त कर सकते हैं। कि देखिए जो चीज़ हम दोबारा प्राप्त कर सकें वही क्या होता है, हमारा भौतिक परिवर्तन। देखिए पानी में चीनी मिला दिया गया, फिर चीनी, पानी को हम उड़ा देंगे तो चीनी हमें पहले तक की तरह मिल जाएगी। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन है। टेफ्लॉन एक बहुलक है जिसमें होता है, तो टेफ्लॉन में क्या होता है, क्लोरीन होता है, कार्बन होता है, फ्लोरीन होता है या फिर सोडियम होता है दोस्तों। तो क्या हो जाता है, टेफ्लॉन में क्या होता है, देखिए टेफ्लॉन जो होता है टेट्राफ्लोरो का एक बहुलक होता है, इसमें क्या होता है, फ्लोरीन के तत्व पाए जाते हैं। ठीक, फ्लोरीन होता है। ठीक, चलिए अगला है, विकास का मुख्य कारक है उत्परिवर्तन, हासिल किए हुए गुण, लैंगिक जनन या प्राकृतिक वर्ण। तो क्या होता है दोस्तों, 126 का हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राकृतिक वर्ण। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए ये डार्विन के अनुसार है, डार्विनवाद के अनुसार है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 127 नंबर। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है, तो कितनी हो सकती है दोस्तों दूसरी कक्षा में? तो आपको बता दें कितनी होती है, आपको पता होगी 8 होती है दूसरी कक्षा में, पहले में 2 होती, दूसरी में 8 होती। ठीक दोस्तों, तो हमारा 8 हो जाएगा। ठीक, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल और बिल्कुल राइट हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो किसमें सर्वाधिक प्रति कैलोरी यूनिट की मात्रा होती है दोस्तों? तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, वसा में। तो वसा में सबसे ज़्यादा कैलोरी होती है मेरे दोस्तों। तो वसा किससे मिलता है, तो वसा घी, तेल, दूध, मछली, दही, पनीर आदि में वसा मिलती है दोस्तों। ठीक है, 1 ग्राम वसा में लगभग 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। कितनी, 1 ग्राम ऊर्जा, उसमें 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा क्या होती है, उत्पन्न होती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। झूमिंग कृषि का होती है। देखिए झूम कृषि या झूमिंग कृषि ये क्या होते हैं, देखिए इनका एक सिस्टम क्या होता है, इनके बारे में बहुत बार पूछा जाता है। ये पूर्वोत्तर की तरफ ज़्यादा होती है। ठीक, ये जो पूर्वोत्तर की जनजातियाँ होती हैं वो झूमिंग करती झूम खेती करती हैं। ठीक, देखिए ये होता क्या है कि ये क्या करते हैं, आदिवासी जो होते हैं किसी जंगल में जाते हैं, उसको जला के फिर उसे उपजाऊ करते हैं, उसमें फसल बोते हैं, फिर उसे काट पीट के फिर वहाँ चले जाते हैं, फिर दूसरी जगह जाते हैं, दूसरे जंगल में वहाँ पे काटते पीटते उसे जला देते, फिर वहाँ पे क्रश करके फिर वो आगे बढ़ जाते, इसी तरह ये चलता रहता। ठीक, तो इसीलिए क्या करते हैं, इसको झूम कृषि, मतलब झूमते हुए इधर उधर निकल जाते हैं। ठीक, बुशफैलो कृषि, बहुत सारे इसके नाम है दोस्तों, और ये पूर्वोत्तर एरिया में बहुत पाया था। कई बार पूछा था कि ये कहाँ पे होते हैं, तो पूर्वोत्तर एरिया जैसे कि आपका असम हो गया, उड़ीसा में भी होता है। ठीक, उड़ीसा में, असम हो गया, और पूर्वोत्तर जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे पाया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पूछा गया कि झूमिंग कृषि करते हैं कौन करते हैं, कौन से जनजाति के लोग करते हैं दोस्तों? तो खासी वाले। ठीक, खासी जनजाति होती है जो वो करते हैं। ठीक, ज़्यादातर। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। प्रशीतन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, जीवाणुओं को मारकर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर कम करके, एंजाइम क्रिया नष्ट करके, या खाद्य पदार्थ को बर्फ की परत से ढककर। तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा दोस्तों, बी नंबर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं हम। एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है, अंड, पुटिका या कापलर लुटियम या फिर गर्भाशय? तो किसके द्वारा होता है दोस्तों? तो पुटिका के द्वारा होता है। किसके द्वारा दोस्तों? पुटिका के द्वारा होता है मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, सब्जियों की खेती के लिए निम्नलिखित मृदाओं में से कौन सी सर्वोत्तम है? कौन सी सब्जी खेती के लिए अच्छी मृदा होगी दोस्तों? बलुई दोमट, मटियार या मटियारी दोमट। तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? बलुई दोमट मिट्टी क्या होती है? इसमें देखिए सर्वोत्तम
मृदा बलुई दोमट होती है। देखिए ये क्या करती है, पानी ज़्यादा होती है तो उसको एब्जॉर्ब करने से सोख लेती है। ठीक दोस्तों, तो बहुत ही अच्छी फसल इससे होती है। चलिए अगला है, निम्नलिखित सब्जियों में से कौन सी एक प्रोटीन की प्रचुरतम है। प्रोटीन सबसे अच्छा किसमें पाया जाता है, मटर, परवल, मेथी या फिर खीरा मेरे दोस्तों। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा 133 का ए नंबर। किसमें, मटर में प्रोटीन बहुत ही अच्छी होती है। ठीक, प्रोटीन मटर में जो है, देखिए दाल में प्रोटीन होता ही है। ठीक, कोई सी भी दाल ले लो, सोयाबीन, मटर, कोई भी दाल होगी, तो मटर भी एक प्रकार की दाल ही है दोस्तों, तो आपके मटर में क्या होगी, प्रोटीन अच्छी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप टेट का पेपर दे रहे हैं तो आपको 10वीं बार ये क्वेश्चन देखने को मिला होगा, तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो बायोडीजल जहां भी आपको दिखे, आपको जेट्रोफा ही क्लिक कर देना। ठीक दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जेट्रोफा। ठीक, चलिए ये चीज आपको याद ही रख लेना, अगर कहीं जेट्रोफा दिखता है बायोडीजल के हिसाब से, तो जेट्रोफा ही आपका सही आंसर होगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, आनुवंशिकी अध्ययन है जीनों का, जीन अन्योन क्रिया का, या वंशागति और विविधता का, या डीएनए का। तो किसका होता है दोस्तों, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। किसका, वंशागति और विविधता का। ठीक दोस्तों, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है, मृदा विज्ञान में मृदा को मानते हैं मृदा को क्या मानते हैं, प्राकृतिक पिंड, विशुद्ध रूप से संश्लेषित, या पौधों के लिए वृद्धि या माध्यम, या भूपर्पटी की चूरा की हुई शैल रहित। दोस्तों तो कैसा हो जाएगा हमारा, प्राकृतिक पिंड। ठीक, प्राकृतिक पिंड। चलिए अगला है, एक अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है में से एक सेब छोड़ा जाता है तो वो क्या करेगा, पृथ्वी की ओर गिरेगा, कम गति में गतिवान होगा, या अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति में गतिवान होगा, या अधिक गति से गतिवान होगा। दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वो क्या करेगा कि जो अंतरिक्ष का यान है उसी साथ साथ वो भी गति करने लगेगा मेरे दोस्तों। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और जानना भी जरूरी था। चलिए अगला क्वेश्चन 138 नंबर, जैव विविधता में परिवर्तन होता है किसके कारण, किससे होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है तब होता है परिवर्तन, या फिर भूमध्य रेखा की तरफ घटती है तब, या पृथ्वी पर एक समान रहती है, या ध्रुवों की तरफ बढ़ती है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जन कल्याण पर्व का संबंध किस शहर से है। तो जन कल्याण पर्व का संबंध किससे है दोस्तों, मथुरा। और मथुरा में बता दें कि उत्तर प्रदेश का मथुरा एक ऐसा शहर है जहां सबसे ज्यादा मेला लगते हैं। सर्वाधिक मेला कहां लगते हैं, मथुरा में ही दोस्त लगते हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन सा है, मरुस्थल, पर्वत, महासागर और वन। दोस्तों तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि महासागर ही क्या है, इसका पारिस्थितिक तंत्र का इकोसिस्टम के सर्वाधिक स्थायी इकोसिस्टम इसमें होता है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी पार्क अवस्थित है कहाँ है, लखनऊ में है, या फिर वाराणसी, या आगरा, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको बता दें कहाँ पे है, लखनऊ में स्थित है बायोटेक्नोलॉजी पार्क। ठीक दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए एक चीज़ और बता दें, यह एशिया का पहला है। ठीक, ये बायोटेक्निक पार्क है आपका कहाँ, लखनऊ में, ये एशिया का पहला पार्क है। ठीक, बायोटेक्निक पार्क है। और विश्व की बात कर लें तो दूसरा है। ठीक, विश्व की बात कर लें तो दूसरा बायोटेक्नोलॉजी है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार कौन नहीं रखता। ठीक, तो कौन लोकसभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता दोस्तों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसको कैग बोलते हैं, और भारत का अटॉर्नी जनरल जिसको महान्यायवादी बोलते हैं, या सॉलिसिटर जनरल जिसको महान्यायाधिकर्ता बोलते हैं, भारत के राष्ट्रपति सचिव। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, डी नंबर। क्या हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के सचिव क्या करते हैं, ये भाग नहीं ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, उत्तर प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, 2 है, 3 है, 4 है, या 5 है दोस्तों। तो कितनी है दोस्तों, तो आपको बता दें कितने हैं, तो 5 है। कौन कौन सा है देखिए, याद करिए और लिखते जाइए अगर लिखना है तो, चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर में पड़ता है, दूसरा है नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, तीसरा है सैम हिगिनबॉटम कृषि विश्वविद्यालय इलाहाबाद, और सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय मेरठ, और मान्यवर श्री कांसी राम जी कृषि विश्वविद्यालय बांदा। तो ये 5 हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न उत्तर प्रदेश में सस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है दोस्तों। देखिए यही क्वेश्चन आपके अभी आरओ में पूछा गया था। ठीक, आरओ में यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो कितने होते दोस्तों, 9 होते हैं। कितने होते हैं, 9। देखिए इनको हम उनके किस हिसाब से बांटते हैं, जैसे मृदा, वर्षा, तापमान, जल और संसाधन के हिसाब से इनको हमने बांट दिया है। कहीं पे सूखा है तो उनको अलग क्षेत्र अलग हिसाब से बांट दिया, कहीं पे ज़्यादा बाढ़ आती है उनको अलग क्षेत्र से बांट दिया। जैसे कि भाबर और तराई क्षेत्र हो गया पहला, दूसरा पश्चिमी मैदान, तीसरा मध्य पश्चिमी मैदान, चौथा हो गया दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क मैदान, 5वां हो गया मध्य मैदान,
छठा हो गया बुंदेलखंड प्रदेश, सातवां हो गया उत्तरी पूर्वी मैदान और आठवां पूर्वी मैदान और नौवां विंध्य प्रदेश। तो इस तरह से 9 भाग होते हैं दोस्तों। चलिए अगला है, केवल विकलांगों के लिए भारत में बनाए जाने वाले प्रथम विश्वविद्यालय का मुख्यालय होगा। केवल विकलांगों के लिए बनाया जाएगा विश्वविद्यालय, प्रथम विश्वविद्यालय होगा। उसका मुख्यालय कहाँ होगा दोस्तों? मुख्यालय की बात की जा रही है दोस्तों, तो हमारा सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी। कहाँ पर होगा दोस्तों? चित्रकूट में। इस विश्वविद्यालय की स्थापना स्वामी राम भद्राचार्य ने की है। ठीक, किसने की है? स्वामी राम भद्राचार्य ने की है दोस्तों। चलिए अब देखिए एक क्वेश्चन है जो कि आपके लिए छोड़ के जा रहा है, क्योंकि हमने 38 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं। इसमें से देखिए आपको बताना है कितने आपने स्कोर किए हैं, और एक क्वेश्चन हम आपके लिए अलग से देके जा रहे हैं। ये आप तक यहाँ तक आपके 38 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। तो एक क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के जनपद में भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो भोक्सा जनजाति कहाँ पाई जाती है? बिजनौर और आगरा, बहराइच और लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर और सोनभद्र, ललितपुर और जालौन। तो इसका भी आंसर आप दे देना। ये 39वां क्वेश्चन है, केवल इसका आंसर देना और आपको बताना है कि 38 में से आपने कितने स्कोर किए हैं। ठीक, 38 में से कितने आपने स्कोर किया है। तो चलिए ऐसे मॉक टेस्ट हम आपके लिए लगाते रहेंगे। और देखिए अगर आपने सुबह का मॉक टेस्ट नहीं देखा हिंदी का, तो वो भी आप देख लें। ठीक है, कहाँ मिल जाएगा आपको? हिंदी टेस्ट सीरीज, इस पे चले जाएंगे या फिर आप जेल वार्डन वाले पे चले जाएंगे, इसी पे आपको मिल जाएगा। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें आप देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल, आप इसकी भी तैयारी करिए, इसको भी देखिए। उत्तर प्रदेश स्पेशल यहाँ से क्वेश्चन पूछाते हैं। दिल्ली पुलिस एग्जाम यहाँ से भी आ जाएंगे। यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट के लिए आप यहाँ पे जा सकते हैं। और इसके अलावा हमने पूरी यूपीएसआई के जो प्रीवियस ईयर पेपर है वो भी सॉल्व कराएं और मूल विधि क्लासेस चलाई, और संपूर्ण हिंदी का एक फोल्डर आपको मिल जाएगा। वहाँ जाओगे आप तो वहाँ से आप पूरी हिंदी क्लियर कर सकते हैं दोस्तों। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस करें। अगर देखिए वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कर दिया करिए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।